I am going to teach subject English, subject grammar, topic tense, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम और भी नामों से जानते हैं, इम्परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट में ही जैसे कॉन्टिन्यूअस होता है वैसे ही पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। इस प्रकार से इनको इस नामों से भी जानते हैं। और इसके पूर्व वाले कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य था उसमें भी इसके बारे में समझाया गया था। सेम प्रक्रिया इसमें भी चलती है, बस यही होता है कि पास्ट में जारी रहता है। तो हम इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो टेंस में हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि 3 प्रकार के सेंटेंसों में हम डिवाइड करके इसका हम अनुवाद बनाते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम आते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अब हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम इसका अनुवाद बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य होता है जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया होता है, इसमें किसी बात को इनकार नहीं करते, स्वीकार किया गया होता है। और यह पास्ट टेंस में भूतकाल में जो कार्य जारी था उसी को ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं या उसी को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो हम आते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब कोई वाक्य हम स्वीकार करते हैं, जब किसी बात को स्वीकार करते हैं तो इसका अनुवाद बनाने का क्या नियम होता है, हम यहाँ पे रूल आपको देते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल हम ले रखे हैं यहाँ पे, जैसे वर्षा रुक रुक कर हो रही थी, यानी वर्षा हो रही थी, कार्य उसका जारी था लेकिन रुक रुक करके हो रही थी, यानी वह पूरी नहीं हुई थी और ना ही बंद हुई थी, माने रुक रही थी लेकिन तो भी वह जारी थी, वह हो रही थी, उसका कार्य जारी था। तो इसका जो हम अनुवाद बनाएंगे, इसका अनुवाद सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे। जब कोई मौसम सूचक होता है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह सिंगुलर होता है इसलिए इसके अनुसार वाज और वर में से सहायक क्रिया, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वाज लेंगे और सब्जेक्ट आपका यदि प्लूरल होता है तो वर लेते हैं। तो इट के अनुसार हमारी जो सहायक क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी वाज। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसमें वर्षा होना के अंग्रेजी क्या होता है, रेन। तो रेन में ही हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। रेन जो शब्द होता है नाउन का भी कार्य करता है और वर्ब का भी कार्य करता है। जैसा जो सिचुएशन होता है वैसा हम उसको चेंज करके अपना लिख लेते हैं। और रुक रुक कर हो रही थी तो इसकी अंग्रेजी होती है इंटरमिटेंटली, तो रुक रुक कर की अंग्रेजी यहाँ लास्ट में लिख लेंगे। इस प्रकार से इसका हम स्ट्रक्चर पूर्ण कर लेते हैं। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें किसी बात को इनकार किया गया होता है, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया होता है, इस प्रकार के वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका रूल क्या होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका जो रूल होगा निगेटिव सेंटेंस बनाने का वह होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा रूल होता है। इस रूल के अनुसार हम अनुवाद को आसानी से बना लेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोनम अपने सहेलियों के साथ नहीं खेल रही थी, यानी सोनम अपने सहेलियों के साथ नहीं खेल रही थी, यानी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य नकारात्मक है। अब हम इसका जो अनुवाद बनाएंगे वह अनुवाद होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सोनम, तो सोनम सबसे पहले लिख लेंगे और देखेंगे कि सोनम, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि वह सिंगुलर है
तो हम सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सोनम चूंकि एक वचन की है इसलिए इसके अनुसार सहायक क्रिया वाज हो जाएगी और वाक्य चूंकि नकारात्मक है इसलिए यहाँ पे नॉट लगाएंगे। फिर क्रिया का एनजी फॉर्म, क्रिया इसमें क्या है, खेलना है, तो प्ले मीन्स खेलना होता है, उसमें एनजी फॉर्म कर देंगे और अपने सहेलियों के साथ के लिए क्या करेंगे, विथ का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद अपने सहेलियों, तो अपना के अनुसार सोनम चूंकि यह थर्ड पर्सन का स्त्री जाति का है इसलिए इसका पॉजेसिव केस जो वर्ड होगा अपना के लिए हर होगा, उसके बाद फ्रेंड्स कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस नियम के अनुसार हम इसका अनुवाद बना लेते हैं। इस प्रकार से अगर बड़े बड़े भी वाक्य होंगे तो भी आप आसानी से इस रूल के अनुसार आप बना लेंगे। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम स्नान नहीं कर रहे थे, तो तुम चूंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे यू लिखेंगे, यू के अनुसार सहायक क्रिया वर हो जाएगी। वाक्य नकारात्मक है तो यहाँ पे नॉट लिख लेंगे। उसके बाद स्नान करना जो आपका वर्ब है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, बाथिंग कर लेंगे। इसलिए जो हमारा अनुवाद होगा तुम स्नान नहीं कर रहे थे तो यू वर नॉट बाथिंग, ऐसे हम इसका अनुवाद कर लेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें कोई प्रश्न किया गया होता है। अब इसमें एक रूल जो हमारा होगा, पहला जो रूल है, जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 रूल से हम इसको बनाते हैं। पहला जो हमारा रूल है वह है वाक्य की शुरुआत अगर क्या से होती है तो इसका जो हमारा रूल हो जाएगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वह सो रही थी। यहाँ पे देखिए हमने सेंटेंस को लिया है क्या वह सो रही थी। यहाँ पे देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से की गई है, इसलिए क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे और जैसा यहाँ हमारा सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ चूंकि वह एक वचन की है इसलिए यहाँ पे वाज लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो क्रिया होगी उसका एनजी फॉर्म कर लेंगे। क्रिया है सोना इसलिए हम इसमें स्लीपिंग कर लेंगे, स्लीप में। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। इसका दूसरा रूल क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड रूल है, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसका क्या नियम होगा। जब यदि वाक्य के बीच में हो तो उसका क्या नियम होगा, इसका रूल होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। बिना क्वेश्चन मार्क के आप सेंटेंस को पूर्ण मत कीजिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम कैसे लिख रहे थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्न सूचक शब्द है इस वाक्य के बीच में आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे और कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ होती है। और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट ये देख लीजिएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है तो ये प्लूरल हो गया और इसके अनुसार सहायक क्रिया हम ये सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं। अब उसके बाद रूल में हमारा होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें ये देखना है कि हमारा वर्ब क्या है, खेल रहा है तो लिख रहा है। लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, तो राइट में हम आईएनजी फॉर्म करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना लेंगे कि तुम कैसे लिख रहे थे, तो हाउ वर यू राइटिंग। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके थर्ड वाले रूल पे। थर्ड वाला इसका रूल है, जब कौन शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नियम क्या होगा। अगर कौन शब्द इसमें आ जाए तो हमारा रूल क्या होगा, यह रूल हो जाएगा हु प्लस वाज वर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हु के बाद हमने वाज और वर्ब को लिया है। अगर यहाँ पे जो कार्य करने वाला होगा
जो हु में समाहित होगा अगर वह सिंगुलर का बोध कराएगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और यदि वह प्लूरल का बोध कराएगा तो वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पर इसको हम कर लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शीला को कौन पढ़ा रहा था, तो कौन शब्द आ गया और कौन शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु हो जाएगी। चूंकि पढ़ाने वाला कोई एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए यहाँ पे शीला को जो पढ़ा रहा था कोई एक ही व्यक्ति है, इसके अनुसार यहाँ पे जो हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वाज हो जाएगी। उसके बाद पढ़ा रहा था, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है, उसी में हम आईएनजी कर देंगे, टीचिंग कर देंगे। और यह जो शीला है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर इसको हम शीला को लिख लेंगे, शीला हो जाएगी। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन खेल रहे थे। तो कौन कौन यानी एक से अधिक वहां खेलने वाले थे, तो यहाँ पे कौन शब्द में कई लोग छिपे हुए हैं, इसलिए इसके अनुसार जो सहायक क्रिया हो जाएगी वर हो जाएगी। तो हु ऑल वर प्लेइंग, कौन कौन खेल रहे थे, तो सबसे पहले कौन कौन की अंग्रेजी लिख लेंगे, और चूंकि बहुवचन का बोध करा रहा है इसलिए वर का प्रयोग कर लेंगे, फिर उसके बाद क्रिया में आईएनजी फॉर्म कर लेंगे। अगर इस प्रकार वाक्य कोई भी अगर आता है तो आसानी से आप बना लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव यदि बनाना होता है तो हम उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कहाँ पे उसको नॉट लिखते हैं। जैसे ये हम उदाहरण यहाँ जैसे ले रहे हैं कि तुम कैसे लिख रहे थे, तो तुम कैसे लिख रहे थे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको यदि नेगेटिव के रूप में यदि व्यक्त करना होता है, जैसे तुम कैसे नहीं लिख रहे थे, तो वाउ वर यू, तब यहाँ पे नॉट कर देंगे आप, नॉट, तब राइटिंग करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हमेशा जो नॉट शब्द होता है हमेशा उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी तरीके से अनुवाद बना लेंगे। इन सारे रूल को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और शेष अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।